सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य लोग। नेशनलिज्म इन इंडिया चले जा रहा है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइमन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइमन कमीशन था क्या, क्यों बनाया गया था, क्यों इंडियंस उसका अपोज कर रहे थे और इसके आने के बाद क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत शॉर्ट में ही खत्म करेंगे और शॉर्ट में ही वीडियो शॉर्ट रखेंगे, लेकिन डिटेल सारी कवर कर लेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन की बात करते हैं। ये किसने सेटअप किया था? टोरी गवर्नमेंट ने। ठीक है, ब्रिटेन में उस टाइम टोरी गवर्नमेंट थी। ठीक है, उसने ये साइमन कमीशन सेटअप किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन। ठीक है, इस कमीशन का हेड कौन था? जॉन साइमन। ठीक है, ये बंदे को लीडर बनाया गया था इस कमीशन का, इसलिए इसके ऊपर नाम पड़ गया साइमन कमीशन। ओके, क्यों बनाया गया था? इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया था। साथ साथ सिर्फ यही रीजन नहीं था। देखो इंडिया में क्या क्या हो रहा था, आपने इसके पहले देखा कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर फिर से दो डिविजन्स क्रिएट हो गए। कुछ लोग काउंसिल इलेक्शंस में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उन लोग गांधी जी के उस तरह के जो मास स्ट्रगल का मूवमेंट था उस तरह से चीजों से थक गए थे, वो लोग अलग हो गए थे। ठीक है, स्वराज पार्टी बन गई थी, आपने देखा, और कांग्रेस के कुछ लीडर चाहते थे कि गांधी जी के साथ जुड़े रहे और मूवमेंट चलता रहे। राइट, तो इस तरह की बातें जब चल रही थी, डिविजन चल रहे थे, साथ ही साथ ग्रेट डिप्रेशन का दौर आया था उस टाइम पर। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, जो क्रॉप्स वगैरह की कीमतें थी एकदम ही खत्म, एकदम कम हो गई थी। तो जो लोग थे, ठीक है, जो नॉर्मल लोग थे, जो इसके थ्रू जो क्रॉप वगैरह एग्रीकल्चर से अपना गुजारा चलाते थे, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी और प्रोटेस्ट और उग्र हो जाने के चांसेस थे। ठीक है, क्योंकि पब्लिक अब बहुत ज्यादा परेशान थी। डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, प्रॉब्लम आई थी। उसकी वजह से जब कीमतें एकदम ही गिर गई क्रॉप्स वगैरह की, ऊपर से तुम टैक्सेस लगा के कमा रहे हो, वो बंदा कुछ उगा ही नहीं पा रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो तुमको टैक्स वगैरह देगा नहीं, वायलेंट हो जाएंगी चीजें और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के और साथ ही साथ वहां ब्रिटेन में खुद अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी। ठीक है, वो सारी चीजें हमारे बुक में नहीं लिखी गई हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम जो पार्टी थी, उस पार्टी को डर था कि आने वाले टाइम में हम इलेक्शन हार सकते हैं, दूसरी पार्टी जीत जाएगी। उसको ध्यान रखकर भी इन लोगों ने ये एक कमीशन सेटअप किया था। ठीक है, किस वजह से? इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड टू लुक इनटू फंक्शनैलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस लाया जा सकता है। वहां के जो लोग एकदम वायलेंट हो रहे हैं, देखो भाई वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था, वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था ब्रिटिशर्स को, साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर वो लोग फेस कर रहे थे। इस वजह से उनको रियलाइज हुआ था कि पब्लिक ज्यादा भड़केगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उनके लिए थोड़ा कुछ चेंजेस लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां के लोगों को थोड़ा बहुत खुश किया जाए, इंडियंस को। ठीक है, उस हिसाब से सोच के इन लोगों ने एक कमीशन सेटअप किया। एक्चुअली ये कहने की बात है, उनको चाहिए था कि कुछ कमीशन में ऐसे चेंजेस लाए जाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जाए जिसके वजह से हमारा कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाए। वो जाने वही, एक्चुअली सारी चीजें खुलकर बताई नहीं है। तो ये सब ये होने के बाद क्या हुआ, ये पूरा कमीशन सेटअप क्यों किया गया? नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पांस में और इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है इंडिया में उसको अच्छे से मॉनिटर करो, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाना हो तो बताओ। तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते, ये लोग चीजें देखते, ये सारी चीजों को स्टडी करते, इंडिया के सिस्टम को देखते और अगर कुछ चेंजेस होते तो वो सुझाव देते। ठीक है, अच्छा, पर सारे इंडियंस लोगों ने इसको अपोज करना चालू कर दिया। ठीक है, सारे नहीं, कुछ। ठीक है, हमारे इंडियंस ने इसको अपोज करना क्यों स्टार्ट किया? क्या प्रॉब्लम थी इंडियंस की? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, आपने कमीशन सेटअप किया है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना है, इंडिया के लिए कुछ बनाना है, उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन में इंडिया का ही आदमी ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? आप इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने निकले हो तो आप इंडियंस को इन्वॉल्व करो ना उसमें, लेकिन उन्होंने किसी भी इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया था। ठीक है, इससे उनकी नीयत पर शक हो गया। वो तो कह रहे थे कि हम भाई लाए हैं, तुमको थोड़ा बहुत कुछ देंगे फायदा, लेकिन इंडियन लोगों को उनकी नीयत पर शक हुआ क्योंकि आपने किसी भी इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, ये कमीशन आया इंडिया में 1928 में, फरवरी में आया, फरवरी 1928 में। वो सब नहीं लिखा, खाली हमारे बुक में ईयर दिया हुआ है कि 1928 में ये कमीशन इंडिया में जैसे ही आया, इंडियन लोगों ने उसका अपोज करना स्टार्ट किया, स्लोगन्स लगा के, साइमन गो बैक। जैसे ही वो लोग उतरे, ठीक है, शायद पुडुचेरी में आए थे, वहां जब वो पहुंचे तो सारे जो लोग थे प्रोटेस्टर्स वहां पहुंच गए और वहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे और उनका विरोध करने लगे। जैसे ही वो आए इंडिया में एंटर हुए, वैसे ही चालू हो गया।
और जहां जहां ये लोग जाते थे हर जगह इनको विरोध देखना पड़ता था। लोग नारे लगाते थे, साइमन गोबेक काले झंडे वगैरह दिखाते थे, ये सब चीजें होती थी। इस मूवमेंट में बहुत से लोग जुड़े, ठीक है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन के खिलाफ, साइमन कमीशन के खिलाफ, इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग के बारे में अपने को नहीं दिया गया कि कब सेटअप हुई, राइट। हमारे अंदर डिविजन बहुत सारे हो चुके थे, ठीक है। मुस्लिम्स की अलग से एक पार्टी बन गई थी, कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली थी। कांग्रेस थी ही, और भी कई पार्टियां थी, आपको पता ही है, ठीक है। तो सबका नाम नहीं दिया, लेकिन पार्टियां थी तो पता है ना अपने को। अच्छा, तो ये ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का कुछ अलग अलग सिस्टम चलता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के हक की बात करती थी, कांग्रेस सबके लिए बात करती थी। तो उस हिसाब से ना दोनों के अंदर आपसी मतभेद रहता था, लेकिन फिर भी इस मूवमेंट में साइमन कमीशन का जो विरोध करना था उसमें दोनों ने साथ में पार्टिसिपेट किया, और भी कई पार्टियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अभी इसमें ना बहुत से लोग, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग थे इंडिया के जो उन्होंने एक अलग ही राय रखी थी। वो लोग इस मूवमेंट को प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग साइमन कमीशन को वेलकम कर रहे थे, ठीक है। वो लोग चाहते थे कि साइमन कमीशन इंडिया में आए और जो वो लोग करना चाहते वो हो, क्योंकि उनको उसमें अपना भी कुछ फायदा दिख रहा था, ठीक है। इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो अगर आपको कभी शौक चढ़े तो आप देखना, ठीक है। तो उन पार्टीज का अपना ही कुछ ओपिनियन था, कुछ लोगों का अपना ही ओपिनियन था, वो साइमन कमीशन को वेलकम कर रहे थे। और यहाँ कांग्रेस के भी कुछ लीडर ऐसे थे जो साइमन कमीशन के फेवर में थे, ठीक है। और मोस्टली जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो साइमन कमीशन के अपोजिट में थे, और मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट कर रही थी इस मूवमेंट के साथ, ठीक है। साइमन कमीशन को जो अपोज करना था उस मूवमेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब अच्छा, इसमें एक चीज और मेंशन करना रह गया, मतलब नहीं है तो क्या करें, प्रीव्यू में एक्स्ट्रा बता देता हूं कि लाला लाजपत राय आपने सुना होगा, ठीक है। बड़े ही फ्रीडम, बहुत ही बड़े रिवोल्यूशनरी थे हमारे आजादी की लड़ाई में। उनकी डेथ इसी प्रोटेस्ट के टाइम हुई थी, साइमन कमीशन का अपोज करते टाइम, ठीक है। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। वही साइमन गोबेक के नारे लग रहे थे, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, पर वहां पर पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, और वायलेंट हो गई पुलिस, तो पब्लिक भी वायलेंट हो गई, लड़ाई झगड़े चालू हो गए। इसमें लाठीचार्ज किया ब्रिटिशर्स ने, बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया। लाला लाजपत राय को भी बहुत ज्यादा इंजरीज हो गई, सीवियर इंजरीज हो गई, और ऐसी इंजरीज हुई कि उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो साइमन कमीशन का ही अपोज करते वक्त उनकी डेथ हुई थी, राइट। उनकी इंजरी हुई इतनी ज्यादा कि कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो वो चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दी, चलो ठीक है। अच्छा, तो ये कहानी खत्म हो गई साइमन कमीशन की। एक्चुअली बहुत लंबे समय तक चला, अंदर प्रॉब्लम चल ही रही थी, लेकिन अपने बुक में इतना ही दिया हुआ है, उसके बारे में और कुछ नहीं दिया है। अच्छा, इसके आ जाने के बाद क्या क्या हुआ देखो। अक्टूबर 1929 में, ठीक है, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। अब देखो, कांग्रेस के देखा, इसने देखा, लॉर्ड इरविन था उस टाइम पर वाइसरॉय इंडिया का, ठीक है। उसने देखा कि ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं कुछ, ये लोग बहुत ही जोश में, और मुस्लिम लीग और साथ ही साथ बहुत से लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो कि साइमन कमीशन के एकदम अपोजिट हैं, साइमन कमीशन को रोकना चाहते हैं, अप्लाई नहीं होने देना चाहते हैं। तो लोगों को मनाने के लिए, ठीक है, मुस्लिम लीग को मनाने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए, सब लीडर्स को खुश करने के लिए, मनाने के लिए लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में क्या डिक्लेयर किया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने वाला, ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब, एक मिनट रुको, मैं मेरा सामान ओके। डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझो आधी आजादी, ठीक है, आधी आजादी। अच्छा, ये क्या आधा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब ये कि हम आपको आपके हिसाब से गवर्नमेंट चलाने का मौका देंगे, आप लोग अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाओ, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो हमारा रहेगा, ठीक है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलोगे। आपका जो अल्टीमेट हेड होगा, फाइनल हेड होगा, जैसे ब्रिटेन का जो हेड होता है क्वीन होती है, ठीक है, तो वैसे ही आपके भी हेड जो होंगे ना, किंग या क्वीन रहेंगे, ठीक है। जैसे किंग या क्वीन होते हैं ना, वहां पर रॉयल हेड्स होते हैं, ब्रिटेन में आज भी हेड वही है, ठीक है। तो अगर क्वीन है तो क्वीन रहेंगे, नहीं तो किंग रहेंगे। तो वैसे ही हमारे जो हेड है वही आपके भी हेड रहेंगे, भले सरकार आप जैसे अपने प्रेसिडेंट होते हैं ना, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं तो बस प्रेसिडेंट, लेकिन नाम के हेड होते हैं, वो तो लॉ मेकिंग में तो इन्वॉल्व होते नहीं, बस वो साइन करते हैं। तो वैसे ही हमारे जगह, मतलब प्रेसिडेंट की जगह पर आपके लिए हमारे किंग या क्वीन रहेंगे, ठीक है। और आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अंदर दूसरे मिनिस्टर्स बनाओ, गवर्नमेंट आप चलाओ, ये हम आपको मौका दे देंगे, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा कि अरे अच्छी चीज तो है, हमारी सरकार बना रहे हैं, हम ही सारे कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सारा ब्रिटेन के हिसाब से चल रहा है, आपके हेड अभी भी ब्रिटिश ही है,
ठीक है, वो जब चाहे आपकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये एक तरह की आधी आजादी हुई, कंप्लीट आजादी नहीं हुई, लेकिन हमारे देश के कई लीडर्स चाहते थे कि हमको डोमिनेंट स्टेटस मिल जाए, ठीक है, कुछ लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन बहुत सारे लीडर्स इसके अपोजिट भी थे, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑफर रखा किसने, लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, लेकिन कब देंगे ये कुछ नहीं बताया, कोई डेट कोई महीना कुछ नहीं बताया, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में हम आपको एक डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, मतलब ऐसा है बेटा, तुमको जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है तुमको ठगना चाहता है, यार पार्टी दूंगा ना यार, अरे यार पिछले बर्थडे की भी नहीं दी, अरे दूंगा ना यार पार्टी, अरे यार तेरा बहुत अच्छा मौसम, अरे पार्टी दूंगा ना यार, कब दूंगा ये नहीं बताता। वैसे इन लोगों का भी है कि आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, लेकिन कब देंगे नहीं पता। इसका मतलब समझ में आता है ना कि मामू बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी बोला कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करेंगे फ्यूचर पे, ठीक है। मतलब भाई डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं आपको, तो पूरी तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा ही नहीं रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस भी किए जाएंगे, ठीक है। मतलब ये समझो कि वो लोग क्या करना चाहते हैं कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, उसको लिंक करेंगे अपने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अल्टीमेट हेड उनके ब्रिटिश ही रहेंगे, ठीक है। बस आपको कुछ आजादी दे दी जाएगी, आप गवर्नमेंट बना सकोगे, गवर्नमेंट चला सकोगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे, हर चीज का वादा किया जाएगा कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, आपको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगे फिक्स नहीं है, क्लियर है, ओके ओके। बाद में क्या हुआ, इन चीजों से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग कांग्रेस में बहुत एक्टिव लीडर्स थे, ये थोड़े रेडिकल्स थे, थोड़े गर्म दिमाग वाले थे, और कुछ मॉडरेट्स थे, लिबरल्स थे, ठीक है। जो मॉडरेट्स और लिबरल्स होते हैं समझ ढीले ढाले लोग होते हैं, मतलब उनको ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है, सब शांति से प्यार मोहब्बत से काम हो जाए, ऐसा है लोग का, ऐसा सोचना होता है, ठीक है। जहां मारपीट करने की बारी है वहां भी प्यार मोहब्बत से करेंगे और खुद मार खा के चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो वो जो लीडर्स थे, जो मॉडरेट्स और लिबरल्स थे, ठीक है, वो लोग मानना चाहते थे कि हाँ ये डोमिनेंट स्टेटस वाला बढ़िया आइडिया है, ठीक है, अपन बात करते हैं क्या है आगे देखते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब थोड़े रेडिकल लीडर्स थे, ये थोड़े गर्म दिमाग वाले, गर्म खून वाले थे, तो ये लोग इस चीज से मतलब इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं थे, नहीं हमको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। प्लस तुम लोग के बातों का भरोसा नहीं है, तो 2 साल से तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो, ठग रहे हो, धोखेबाज हो तुम लोग, तुम्हारी बात कौन मानेगा। तो इसलिए ये लोग डोमिनेंट स्टेटस से खुश नहीं थे, ये चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ठीक है। मतलब ये कि तुम हमारा देश खाली करोगे तो पूरी तरह से खाली करोगे, हमको तुम्हारा किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस में क्या होता कि हमको आजादी एक तरह से मिल जाती, गवर्नमेंट हमारी होती, लेकिन बार बार वो हमारी गवर्नमेंट में टांग अड़ा सकते थे, उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स रहते। लेकिन इनका मानना था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी का, कि नहीं हमको आजादी चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए, ये ऐसी आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके लिए क्या किया गया, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू टाइम उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। एक कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर, लाहौर में। तो लाहौर कांग्रेस ने डिसाइड किया, ठीक है, कि हम अब से सिर्फ पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करेंगे। बहुत से लीडर स्टार्टिंग से डोमिनियन स्टेटस पाकर खुश रहना चाहते थे, भाई कुछ नहीं से थोड़ा कुछ मिल जाए, ये सोचकर लोग चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस रहे। लेकिन इन लोगों की डिमांड थी ना, हमको आधा दोहराना चाहिए, हमको चाहिए तो पूरा चाहिए, ठीक है। तो उस चीज के लिए 26 जनवरी 1930, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस ने ये डिसाइड किया गया, ठीक है। लाहौर कांग्रेस ने डिसाइड किया किसके प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, मतलब जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में लाहौर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, मतलब इस दिन से हम आजाद हैं, ऐसा हम अपने आप को मानेंगे। और अब से जो भी लड़ाई होगी वो सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगी, आधी अधूरी आजादी के लिए नहीं होगी। क्लियर है, ये डिमांड रख दी किसने, अब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने, जो भी लीडर्स इनके सपोर्टर्स थे, ठीक है, जो रेडिकल्स थे, थोड़े गर्म दिमाग वाले थे, इन्होंने बोला कि ना, अब जो मूवमेंट होगा, जो लड़ाई होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगी, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 से हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू करेंगे, क्लियर है। अब इस डेट की बहुत बड़ी एक और खासियत है, 26 जनवरी, नोटिस कर रहे हो ना, 26 जनवरी हमारी आजादी 15 अगस्त को हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 30 नवंबर 1949 मतलब, ठीक है, को रेडी था, 30 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया। मानते हो, पता है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चला 3-4 साल,
वो जितने साल चला, चलते चलते 30 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी था। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते तो 1 दिसंबर से 2 दिसंबर से अप्लाई कर सकते थे, 10 दिसंबर से अप्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं, 26 जनवरी तक का वेट किया गया अगले साल में, ठीक है, 1950 तक। तो 1950 26 जनवरी को क्यों अप्लाई किया गया? क्योंकि कुछ ऐसे मान्यताएं हैं कि इसी वजह से, क्योंकि हमने ना आजादी का डिक्लेरेशन किया था, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी, तो हमने ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग अपनी आजादी का मनाना शुरू करेंगे, यानी हर साल 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 होगा, उसके बाद हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 26 जनवरी को, लेकिन इंडिपेंडेंस मिला हमको 15 अगस्त को। तो इस डेट की इंपॉर्टेंस ना खत्म हो जाए, इसलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई 26 जनवरी को कर दिया, ताकि 26 जनवरी की जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे। ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो बात हो गई अलग। अच्छा, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई लाहौर कांग्रेस की तरफ से, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, लेकिन इस सेलिब्रेशन को यहां बहुत से लोग जमा हुए हैं, लोगों ने प्रण लिया, ठीक है, कि 26 जनवरी 1930 से हम प्रण लेंगे कि अब से जो लड़ाई होगी पूरी फिर पूर्ण स्वराज के लिए होगी, हम सब आजादी के लिए अपनी जी जान से लड़ेंगे। ये सारी चीजें हमने प्लेज वगैरह अपनी बुक में एक प्लेज लिखा हुआ है कि क्या प्लेज लिया गया था, वो उधर होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये सब सेलिब्रेशन किया गया था, बहुत बड़े लोगों, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाकर जमा करके ये करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस सेलिब्रेशन को कोई खास अटेंशन नहीं मिला, ज्यादा लोग इससे जुड़े नहीं, ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत कम ही लोग ने इस पर अटेंशन दिया। इस चीज को गांधी जी ने नोटिस किया। गांधी जी को लगा कि लोग अभी भी इस इतने बड़े इशू से, देखो जब पूर्ण स्वराज की डिमांड चल रही है, उस इशू से भी लोग अभी तक पूरी तरह से जुड़ नहीं रहे, जितना भाव ही नहीं दे रहे इस मूवमेंट को। तो इसका मतलब ये समझना है कि लोग अभी भी जुड़े नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए कुछ और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ठीक है भाई। बहुत से लोग गरीब थे, उनके लिए अपने 2-3 टाइम का खाना मिलना मुश्किल था, तो उनको वो खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो वो लोग इतने बड़े लेवल पर क्यों सोचते हैं? आप आज भी खुद सोचो ना, जो बहुत गरीब होते हैं ना, जैसे झोपड़ी बस वगैरह में रहते हैं, आप उनसे जाके पूछोगे ना कि ये देश में क्या चल रहा है, बीजेपी का, कांग्रेस का, ये दूसरी पार्टियों का क्या क्या चल रहा है, तो उनको कुछ लेना देना नहीं होता उससे। उनको अपने 2 टाइम का खाना मिल जाए उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ज्यादातर पॉलिटिकल बातों का डिस्कशन कौन करता है पता है? हम लोग, या दूसरे जो जिनका नॉर्मल खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी लाइफ स्टेबल है, वो लोग ज्यादातर इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, आगे की चीजों की बातें में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं कि मतलब क्या पंगा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं, ये सब नॉलेज रखते हैं। लेकिन जो बहुत गरीब लोग हैं ना, उनको ये इंटरनेशनल रिलेशंस, आपसी पार्टियों का रिलेशन चल रहा है, किस स्टेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो वैसे हमारे देश में ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको 2 टाइम का खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात थी, तो वो लोग इस तरह के मूवमेंट से क्यों जुड़ेंगे? उनको इस सब मूवमेंट के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है। अच्छा, पूर्ण स्वराज, अच्छा क्या करना है, प्लेज लेना है, ठीक है ले लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा था, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि नहीं, लोगों को जोड़ने के लिए हमको कुछ ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो लोगों की डे टू डे लाइफ को टच करते हो, ठीक है, हर किसी की जिंदगी में उस चीज की इंपॉर्टेंस हो। तो ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें ढूंढो जो हर इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है और हर इंसान अपने आप को उस चीज से कनेक्ट करता है। अगर हम वो मुद्दा उठाएं तो हम सबको इस लड़ाई से जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? गांधी जी का क्या सोचना था? गांधी जी ने ये चीज सोची कि लोग जुड़ नहीं रहे मूवमेंट से, इसका मतलब यह है कि लोगों की सोच अलग अलग है। तो लोगों की सोच एक कैसे होगी? जब हम कोई कॉमन चीज ढूंढे लोगों में, तो कोई ऐसी चीज ढूंढो जो सबके लिए प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसके साथ हर कोई कनेक्ट होता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, चाहे देश का अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर देश में अनाज ही नहीं होगा, देश में अनाज उगा ही नहीं, तो हर किसी के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबके लिए प्रॉब्लम है, खाने को नहीं मिलेगा भाई। समझ में आ रहा है? अभी जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कहा, जब पहले दिन लॉकडाउन अनाउंस किया गया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप लोग दुकानों पर भाग दौड़ कर मत जाइए, ज्यादा सामान मत खरीदिए, आराम से खरीदिए, क्योंकि ये सारी चीजें चालू रहेंगी, ठीक है, डेली लाइफ एसेंशियल की सर्विसेज चालू रहेंगी, ये कहा। लेकिन फिर भी लोग दौड़ कर गए दुकानों में, फटाफट महीने भर का राशन भरा लिया, ठीक है। आप जा रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चीजें नहीं मिलती होंगी, सुनने में आएगा खत्म हो गया, समझ में आया? तो क्यों हुआ? क्योंकि खाने पीने की चीजें बेसिक है, सबके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो गांधी जी ने यही सोचा, ऐसी कोई चीज ढूंढो जो सबके लिए कॉमन हो, जिसके साथ सब कोई अपने आप को जोड़ पाए, ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो सबके लिए हो, तो उस प्रॉब्लम का मुद्दा उठाया जाएगा तो सब लोग उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या थी वो जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।